हमने तो एक साल रिपीट भी कर लिया। अब हमारा क्या होगा? तुम लोग तो बेटा फ्रेशर हो, एकदम बी रिलैक्स, एकदम रिलैक्स माइंड से दीजिए एग्जाम, अच्छा होगा ना। क्योंकि जो पहला बार आप अटेम्प्ट करते हो ना, वो मेरे से बेस्ट होता है। आप अपना पूरा एनर्जी देते हो, ठीक है। फिर बैठोगे, रिपीट करोगे, टाइम वेस्ट होगा, फिर मजा नहीं आता एग्जाम, ठीक है ना। घर पे बैठ करके तैयारी करें तो आप अच्छे से दीजिए, और मेरे से आपका प्रिपरेशन अच्छा चल ही रहा हो ना। बायो में आप लोगों को कई बार बता ही रखा है कि बार बार बच्चा एनसीईआरटी को रिवाइज कीजिए, और कुछ बच्चों ने ऑडियो वाला लेक्चर किया है तो बच्चा कुछ बेनिफिट तो हुआ ही है ना। तो अब मैं आज से कुछ रिवीजन लेक्चर भी डाल दूंगा ना, क्विज। मैं पिछले बार में मैंने तुम्हारे जो सीनियर्स है उनके लिए बच्चे क्विज लेक्चर बनाया था, उसमें मैं क्वेश्चन पूछता और साथ साथ डिस्कस भी कर देता था। जैसे बच्चा मिनरल न्यूट्रिशन है या बायोमोलिक्यूल्स है, मैं रोजाना एक एक चैप्टर का क्वेश्चन पूछते जाता था, फिर उसे एक्सप्लेन भी करते जाता था, तो उससे काफी बेनिफिट हुआ है। तो मैं बच्चा वो भी प्लेलिस्ट डाल दूंगा ना। लास्ट टाइम में यही सब काम आते हैं। तुमने कितना पढ़ा ठीक है, लेकिन लास्ट में रिवीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है, नई चीजें सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट ना। तो ऑडियो में बच्चा आप लोगों ने मॉलिक्यूलर अच्छे से कर लिया होगा, बायोटेक कर लेना। मॉलिक्यूलर, बायोटेक, जेनेटिक्स, ये देंगे बच्चा 20 क्वेश्चन। इकोलॉजी से 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे, फिक्स्ड है ना। फिजियोलॉजी से बच्चा फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, ये दो तो बहुत अच्छे से आने चाहिए, मेनली यहीं से 2 क्वेश्चन आते हैं। डन। चल, मॉर्फो का मैंने सारा ट्रिक दिया है बच्चा, नहीं तो सुन लेना अपना। मॉर्फो का मैंने सारा ट्रिक आपको कई बार रटा रखा है, मॉर्फो के सारे, या एनाटॉमी के भी आपको मैंने बताए होंगे, तो टेंशन नहीं लीजिएगा। सेल साइकिल, सेल डिवीजन अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि हर साल बच्चा 5 क्वेश्चन आता है, हर साल उससे 5 क्वेश्चन आ रहा है, तो आप सेल साइकिल को भी अच्छे से करके जाइएगा। डन। चलो, तो हम लोग फोटोसिंथेसिस में थे जहां तक मुझे याद है, और आप लोगों से मैंने बच्चा C3 साइकिल, कैल्विन साइकिल डिस्कस किया था जहां तक मुझे याद आ रहा है। आज बच्चा हम लोग फटाफट निपटा देंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं। अब देखो, C3 साइकिल, कैल्विन साइकिल हमने पढ़ा। अब हमारे साथ प्रॉब्लम ये है, ध्यान सुनिएगा, कि बच्चा जो रुबिस्को है ना, वो बड़ा नखरा करता है, काम करने में बड़ा नखरेबाज ना। इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि दुनिया में यही ग्लूकोज बना सकता है। दुनिया में जो भी बच्चा CO2 को पकड़ के ग्लूकोज बनाता है, केवल कौन कर सकता है? रुबिस्को। लेकिन नखड़ा भी वैसा ही, कैसा सर? तो रुबिस्को देखिए, ये है बच्चा RU, राइबुलोस 1,5 बिस्फॉस्फेट, और ये मैंने आपको बताया था बच्चा एक्टिव साइट है, ये बच्चा एक्टिव साइट है। इस एक्टिव साइट से कौन बाइंड करेगा? तो यहां पर बाइंड करेगा बच्चा, यहां पर बाइंड कर सकता है, CO2 भी बाइंड कर सकता है, डन, CO2 भी बाइंड कर सकता है। लेकिन बच्चा इस एक्टिव साइट पे O2 भी बाइंड कर सकता है। ये दोनों आपस में बच्चा कॉम्पीट कर रहे हैं, एनसीईआरटी ने वर्ड यूज किया बच्चा, कॉम्पिटिटर है ना, दोनों एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे हैं। लेकिन अगर CO2 और CO2 का रेशियो बच्चा, CO2 जितना है उतना ही बच्चा अगर O2 है, तो अगर रेशियो दोनों का इक्वल है, CO2 इक्वल टू O2 है, तब तो बच्चा जो रुबिस्को है हमेशा CO2 को ही प्रीफर करेगी, क्योंकि उससे बच्चा एफिनिटी ज्यादा है। आपके एनसीईआरटी ने ये डायरेक्टली बच्चा ये वर्ड मेंशन किया है कि अगर बच्चा रेशियो इक्वल है, CO2 इक्वल टू O2 है, तो रुबिस्को की एफिनिटी ज्यादा किसके लिए है? CO2 को, CO2 के लिए। लेकिन ये एफिनिटी चेंज हो जाएगी अगर बच्चा CO2 के कंपैरिजन में, देखिए CO2 यहाँ पास 1 एरो और 2 एरो है, लेकिन O2 अगर यहाँ पास 3 एरो है, O2 अगर ज्यादा है, तो रुबिस्को बच्चा O2 से बाइंड कर जाएगा। अगर रुबिस्को O2 से बाइंड किया, तो रुबिस्को बच्चा कैसा काम करेगा? ऑक्सीजनेस की तरह, बताया था ना आप लोगों को। रुबिस्को बाइंड कर गया O2 से, तो कैसा काम कर रहा है बच्चा? ऑक्सीजनेस, यानी ये तो ऑक्सीजन से बाइंड कर जा रहा है। और अगर ये ऑक्सीजनेस की तरह काम किया, तो बच्चा प्लांट के लिए बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वो प्लांट में एक नया एक इवेंट स्टार्ट करेगा ना, जिसे बच्चा आपके एनसीईआरटी ने कहा है फोटो रेस्पिरेशन। तो प्लांट में एक वेस्टफुल प्रोसेस, नुकसानदेह प्रोसेस, एनसीईआरटी का वर्ड है बच्चा वेस्टफुल, जिससे कोई फायदा तो नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। तो अगर रुबिस्को O2 से बाइंड किया, तो एक प्रोसेस शो करेगा फोटो रेस्पिरेशन, जो प्लांट के लिए कैसा है बच्चा? वेस्टफुल। सर कैसे वेस्टफुल हो गया? इसलिए आपके एनसीईआरटी ने पूरा बच्चा 1 पेज इसके बारे में लिखा है ना। सर कैसे वेस्टफुल है? क्योंकि अगर वो बच्चा फोटो रेस्पिरेशन किया, तो फोटो रेस्पिरेशन में
अब बच्चा कोई ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं होगा, कोई ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि आपने CO2 तो पकड़ा ही नहीं, तो केल्विन साइकिल चलेंगे नहीं, ग्लूकोज तो बनेगा नहीं। ये तो एक नया चीज बवंडर खड़ा कर लिया, क्या? फोटो रेस्पिरेशन। तो इस दौरान अब प्लांट में कोई भी ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं होगा। चलिए, उल्टा जो आपने बच्चा CO2 फिक्स करके रखा होगा, जो आपके कार्बन बच्चा फिक्स्ड फॉर्म में होंगे, जो आपने फोटोसिंथेसिस जो फूड बनाया हो, जो अपने कार्बन फिक्स किए होंगे, वो भी बच्चा CO2 के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। यानी कि बनना कुछ नहीं है, नुकसान बचा। हाँ, बोलते हैं ना, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास फोड़ा 12 आना का। यानी कि बना कुछ भी नहीं है, जो बना बेटा वो भी उड़ा दिया। अब फोटो रेस्पिरेशन में बच्चा कोई ATP का फॉर्मेशन नहीं हो, उल्टा कोई ATP का फॉर्मेशन तो हो नहीं रहा है, उल्टा बच्चा ATP यूटिलाइज हो जाएगा, ATP इस प्रोसेस में खर्च हो जाएगा। बोले अरे ये तो बड़ा नुकसानदेह। कोई NADPH का फॉर्मेशन नहीं होगा बच्चा, कोई NADPH का भी फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ना ATP बन रहे हैं ना NADPH बन रहा है, उल्टा आपका नुकसान क्या हो रहा है? जो आपने ग्लूकोज बनाया था फोटोसिंथेसिस करके, वो भी बच्चा आपका CO2 के फॉर्म में रिलीज हो गया, कोई ATP नहीं दे रहा है, कोई NADPH नहीं दे रहा है, तो सर प्लांट को तो कोई फायदा ही नहीं। इसलिए आपके NCERT ने कहा है बच्चा फोटो रेस्पिरेशन कैसा है? वेस्टफुल है, नुकसानदेह है। तो सर प्लांट चला क्यों रहे? चला क्यों रहे? तो प्लांट तो बच्चा मजबूरी है कि वो इसको किससे बाइंड कर गया? O2 से, और वो ऑक्सीजनेज की तरह काम कर लिया। तो सर फायदा क्या है? O2 से बाइंड कर गया तो फिर क्यों चला रहा है? NCERT ने लिखा है बच्चा कि फोटो रेस्पिरेशन प्लांट क्यों चला रहा है बच्चा, मैकेनिज्म स्टिल अननोन है। आपके NCERT का ये वर्ड है बच्चा, स्टिल अननोन, अभी तक साइंटिस्ट को भी नहीं मालूम प्लांट अगर नुकसान हो रहा है तो क्यों चला रहा है। अगर तुम कुछ पढ़ाई कर रहे बच्चे, तुम्हारा नुकसान हो, कोई खाना खा रहे आपसे नुकसान हो रहा है, हेल्थ को नुकसान हो रहा है, तो आप बोलेंगे ना क्यों खा रही हो। तो प्लांट में जब नुकसान हो ही रहा है तो बेचा कर क्यों रही हो? NCERT ने बोला स्टिल अननोन, नहीं मालूम। क्या ये बातें क्लियर है बच्चा? फोटो रेस्पिरेशन सभी को क्लियर हो गई? मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं जो लेट से आए। यहां देखो मैंने क्या बोला बच्चा, कि जो रुबिस्को है वो बच्चा CO2 से बाइंड करना चाहता है, लेकिन अगर O2 का अमाउंट देखिए बेटा, ट्रिपल एरो 3 एरो आ गए, O2 ज्यादा हो गया, तो मजबूरी में रुबिस्को किससे बाइंड करेगा बच्चा? O2 से। और कैसा बिहेव करेगा? ऑक्सीजनेस की तरह। अब कार्बोक्सिलेज तो कर नहीं रहा है, तो इस प्रोसेस एक नया प्रोसेस लीड करेगा, नाम है बच्चा फोटो रेस्पिरेशन। NCERT का पूरा एक पेज कवर हो गया। सर फोटो रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है? NCERT बोलता है वेस्टफुल, नुकसानदेह। सर कैसे? इस दौरान जब प्लांट बच्चा फोटो रेस्पिरेशन करेगा, उस दौरान कोई ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं होगा, उल्टा जो बने हुए कार्बोहाइड्रेट हैं वो भी टूट करके CO2 में रिलीज हो जाएंगे। बदले में कोई और ATP देगा नहीं, बदले में कोई NADPH का फॉर्मेशन होना नहीं है, तो सर प्लांट में तो नुकसान ही नुकसान चल रहा है। तो NCERT ने बोला क्यों चला रहा है प्लांट, ये तो साइंटिस्ट को भी नहीं मालूम, स्टिल अननोन। क्या यहां तक क्लियर है? फटाफट बोलो, आगे चलते हैं। आपके NCERT का ही है वर्ड, मैंने जो भी अच्छा ये मैंने NCERT के ही कॉन्टेक्स्ट में बात की। देखिए ना, NCERT में फोटो रेस्पिरेशन है, पूरी बातें की गई है। अब मैं समझा रहा हूं। अब देखिए देखिए फोटो रेस्पिरेशन में होगा क्या, ध्यान सुनो। अगर बच्चा प्लांट यहाँ पर CO2 जाता है, मान ले बच्चा अभी CO2 जाता है, तो प्लांट बच्चा RUBP से बाइंड करता। RUBP कितने कार्बन के? आप लोग बोलिएगा कितने कार्बन के? 5 कार्बन। एक कार्बन का बच्चा CO2 जाके बाइंड कर गया, एक कार्बन का कौन बाइंड किया बच्चा? CO2। तो 5 और 1 कितने कार्बन हो गए बच्चा? 6। प्रोसेस का नाम कार्बोक्सिलेशन, प्रोसेस का नाम कार्बोक्सिलेशन। अगर वो CO2 से बाइंड करता तो कार्बोक्सिलेशन करता, और 6 कार्बन के प्रोडक्ट बनते, जो कि बच्चा अनस्टेबल था, वो टूटने के बाद में बन जाते बच्चा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। कितने कार्बन के? 3 कार्बन के। ऐसे से कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल। तो 2 मॉलिक्यूल 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गए, यही बनते थे ना। अगर जो रुबिस्को है वो बाइंड करता CO2 से, कार्बोक्सिलेशन करता, तो 5 और 1 कितने कार्बन हो जाते बच्चा? 6। कितने फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनते बच्चा? 2 मॉलिक्यूल, 2 into 3 6। लेकिन अब रुबिस्को CO2 से तो बाइंड ही नहीं कर रहा है, रुबिस्को क्या कर रहा है? वो बच्चा RUBP लिया, हाँ, कितने कार्बन के? 5 कार्बन के। अब वो बच्चा O2 से बाइंड कर रहा है, रुबिस्को
आरयूबीपी में क्या जोड़ा है? O2। O2 में कितने कार्बन सर? 0 कार्बन। अरे सर कार्बन थोड़ी ना है O2। तो अब देखिए, तो 5 कार्बन जो थे बच्चा आरयूबीपी वाले O2 से बाइंड कर दिया, तो अब वो बनाएंगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। एक मॉलिक्यूल तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का बनेगा 3 कार्बन वाले, लेकिन बच्चा इसके साथ में एक मॉलिक्यूल बनेगा एक टॉक्सिक प्रोडक्ट, नाम है बच्चा एनसीईआरटी में लिखा है फॉस्फोग्लाइकोलेट। फॉस्फोग्लाइकोलेट, ग्लाइकोलेट कितने कार्बन के? 2 कार्बन। तो ये बच्चा टॉक्सिक प्रोडक्ट बन गया। कितने कार्बन के भाई? 2 कार्बन के। बनना क्या चाहिए था? 2 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, एक ही मॉलिक्यूल बना और दूसरा क्या बन गया बच्चा? फॉस्फोग्लाइकोलेट। कितने कार्बन के? 2। और कैसा है बच्चा? टॉक्सिक। अब इसको तोड़िए। इसी को तोड़ने के लिए अब फोटो रेस्पिरेशन, पूरा एक साइकिल प्रोसेस चलेगा। इसको ब्रेक करने के लिए एक साइकिल स्टार्ट हो गया। तो इस साइकिल को हम लोग बच्चा एक वर्ड भी कहते हैं C2 साइकिल। क्या कहते हैं बच्चा? C2 साइकिल। क्योंकि यहाँ पर कार्बन कितने का है? बोलिए, फॉस्फोग्लाइकोलेट कितने कार्बन का? 2 कार्बन का। C2 साइकिल। और इस साइकिल को चलाने के लिए 3 सेल ऑर्गेनल चाहिए। कितने सेल ऑर्गेनल? 3। फॉस्फोग्लाइकोलेट को तोड़ने के लिए 3 सेल ऑर्गेनल चाहिए। सर कौन कौन? PCM। एनसीईआरटी में नहीं है, बस एक लाइन बताऊंगा एक्स्ट्रा, बस एक लाइन बच्चा। P का मतलब बच्चा पेरोक्सिसोम, C का मतलब क्लोरोप्लास्ट, M फॉर माइटोकॉन्ड्रिया। 3 सेल ऑर्गेनल चाहिए, लेकिन सीक्वेंस समझिएगा। ये तो 3 सेल ऑर्गेनल है ना, तो पहले बच्चा ये होगा क्लोरोप्लास्ट में, फिर होगा पेरोक्सिसोम में, और फिर होगा बच्चा माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आप क्वेश्चन बनाते होंगे ना, तो आपको मिलता होगा कि फोटो रेस्पिरेशन हुआ, 3 सेल ऑर्गेनल इन्वॉल्व हुए, 3 सेल ऑर्गेनल का सीक्वेंस बताइए। तो पहला बच्चा क्लोरोप्लास्ट, दूसरा पेरोक्सिसोम, और तीसरा बच्चा माइटोकॉन्ड्रिया। पहला क्लोरोप्लास्ट, दूसरा पेरोक्सिसोम, और तीसरा बच्चा लोग माइटोकॉन्ड्रिया। क्या यहां तक क्लियर है आप लोगों को? मैं एनसीईआरटी को रेफरेंस पे ले लेता हूं, देख लीजिए। ये सारा वर्ड मैंने जो भी बोला बच्चा एनसीईआरटी के रेफरेंस भी बोला है। चलिए मैं समझाते जाता हूं, ध्यान से सुनो। अब देखिए ध्यान से, अभी एक प्लांट आने वाला बच्चा C4 प्लांट, जो बोलता है कि मैं फोटो रेस्पिरेशन नहीं करूंगा। C3 अभी हम लोग पढ़ा बच्चा, जो C3 साइकिल चला रहा है C3 प्लांट, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? वहां फोटो रेस्पिरेशन हो रहा है। तो इवोल्यूशन में एक नया प्लांट बना बच्चा C4 प्लांट। तो सर C3 C4 में डिफरेंस, C3 में फोटो रेस्पिरेशन होगा, C4 बेटा कभी फोटो रेस्पिरेशन नहीं करेगी। सर कैसे? इसे एक्सप्लेन करूंगा। तो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड वन मोर प्रोसेस दैट क्रिएट इंपॉर्टेंट डिफरेंस। C3 और C4 में बच्चे एक ही डिफरेंस है, इसका फोटो रेस्पिरेशन। टू अंडरस्टैंड ये पूरा प्रोसेस बच्चा आपके एनसीईआरटी में गिवन है। क्या आप लोग कर लोगे? आगे चले हम लोग, क्योंकि हमें बच्चा आज मेनली ये वाला प्रोसेस करना है, ये ढूंढना है, इसे सॉल्व करना है ना। तो क्या हम लोग चले? आप लोग कर लोगे? यस सर। कर लोगे ना? आगे चले। जो मैंने अभी समझाया एनसीईआरटी में बच्चा वही पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे, टेंशन मत लीजिएगा, आराम से करते हैं। चलिए तो आगे चलते हैं। तो अब प्रॉब्लम ये है कि एक प्लांट था बच्चा C3 प्लांट, जो फोटो रेस्पिरेशन कर रहा है। C3 प्लांट ने बोला फोटो रेस्पिरेशन कर रहे हैं। सर क्यों? अब समझना, कॉन्सेप्ट समझना। मान लो बच्चा गर्मी का दिन है, मई जून, जून अभी चल रहा है ना, चलो जून, और बच्चा टेम्परेचर बहुत ज्यादा, टेम्परेचर बच्चा बहुत ज्यादा है। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो पानी से वाटर लॉस ट्रांसपिरेशन कम होगा या ज्यादा होगा? बोलिए। पानी प्लांट से ज्यादा निकलेंगे कम निकलेंगे? सर ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा, वाटर लॉस ज्यादा होगा। तो प्लांट अपने आप को बचाने के लिए अपने स्टोमाटा को बच्चा कर देगा बंद। स्टोमाटा क्या हो गया बच्चा? क्लोज। अगर स्टोमाटा क्लोज हो गए, सोचिए स्टोमाटा अगर बंद हो गए, लीफ के अंदर जितने स्टोमाटा थे सारे स्टोमाटा बंद हो गए, तो क्या बच्चा अब CO2 अंदर जाएगा? इन्वायरमेंट से CO2 जाएगा? सर नहीं जाएगा। अगर CO2 अंदर नहीं जाएगा तो क्या बच्चा अंदर में CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ा या घटा? स्टोमा में CO2 घटे या बढ़े? सर घट गया। आई बात समझ में? और मई जून का टाइम है बच्चा, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा ना, लीफ के ऊपर में ढेर सारे फोटोन गिर रहे हैं। अगर इंटेंसिटी ज्यादा है, सोचना इंटेंसिटी ज्यादा, सर इंटेंसिटी ज्यादा है यानी नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा गिर रहे हैं।
तो सर लाइट रिएक्शन ज्यादा हो रहा होगा, और लाइट रिएक्शन में क्या होता है बच्चे लोग, बार बार कौन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बार बार निकलते हैं भाई, PS2 PS1 से निकलते रहते हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए वाटर टूटता है, और वाटर टूटेगा तो वाटर बच्चा ज्यादा टूटेंगे क्योंकि इंटेंसिटी ज्यादा है, लाइट रिएक्शन ज्यादा हो रहा है, तो वाटर का स्प्लिटिंग ज्यादा होगा। अगर वाटर ज्यादा टूटेगा बच्चा तो क्या ऑक्सीजन ज्यादा नहीं बनेंगे। सोच लीजिए जून का टाइम है, लीफ पे बच्चा 100 फोटोन गिरे, 100 लाइट रिएक्शन चला, और लाइट रिएक्शन में हमने क्या सीखा है, उस इलेक्ट्रॉन की भरपाई कौन करता है, वाटर करता है। तो वाटर ज्यादा टूटेगा, ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज होंगे। अगर और स्टोमाटा बंद है, स्टोमाटा बच्चा बंद है और ऑक्सीजन ज्यादा, CO2 कम। अब बताइए क्या रुबिस्को मजबूरी में, बोलिए रुबिस्को मजबूरी में बच्चा CO2 घट रहा है, O2 बढ़ रहा है, तो क्या बच्चा रुबिस्को O2 से बाइंड कर लेगा, और क्या बच्चा फोटो रेस्पिरेशन कर लेगा। क्या बात समझ में आ गई आपको, लॉजिकल समझ में आया। मई जून का टाइम, गर्मी का टाइम, दिन के 12 बजे, गर्मी ज्यादा, प्लांट वाटर ज्यादा लॉस करेगा, बारिश हो नहीं रही है, तो प्लांट अपने आप को बचाने के लिए स्टोमाटा, सारे स्टोमाटा को कर लेगा बंद। अगर स्टोमाटा बंद हो गए तो क्या CO2 अंदर जाएगा, नहीं। अगर CO2 अंदर नहीं जाएगा तो CO2 का कंसंट्रेशन घटेगा। लेकिन बच्चे इंटेंसिटी ज्यादा है ना, फोटोन तो ज्यादा गिरे, लाइट रिएक्शन ज्यादा हुआ, फोटोलिसिस ज्यादा हुए, ऑक्सीजन ज्यादा बना। अगर ऑक्सीजन ज्यादा बनेंगे तो बताइए स्टोमा में O2 बढ़ेगा, CO2 घटेंगे, तो क्या रुबिस्को फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देगा। क्या ये लॉजिक सेट हो गया, फटाफट बोलो। यस क्या सर। ये लॉजिक समझ में आ गया सभी को, चाहिए मतलब लॉजिकल है भाई, कोई गड़बड़ नहीं कर रहा। अब देखिए एक प्लांट है बच्चा, जिसने बोला C4 प्लांट, ये बच्चा अपने आप इवोल्यूशन से बना है, किसी ने लैब में नहीं बनाया बच्चा, हमने नहीं बनाया, आर्टिफिशियल नहीं बनाया गया, अपने आप बच्चा इवोल्यूशन, नेचुरल सिलेक्शन से बना। जो प्लांट बोलता है कि कितना भी गर्मी बढ़ाओ, कितना भी टेम्परेचर बढ़ाओ, मैं कभी फोटो रेस्पिरेशन नहीं कर, कितना भी कुछ भी हो जाए बच्चा, कुछ भी हो जाए, मैं फोटो रेस्पिरेशन नहीं करूंगा। तो आपसे क्वेश्चन आएगा ना, C3 और C4 दो तरह के प्लांट है, तो कौन सा प्लांट फोटो रेस्पिरेशन नहीं करेगा, तो आप बोलिएगा कि जो C4 प्लांट है, C4 प्लांट है वो कभी भी फोटो रेस्पिरेशन बच्चा नहीं करेगा। सर क्यों, कैसे, एक्सप्लेन कर दीजिए। चलिए हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिए तो सर C4 प्लांट कितने दुनिया में, 90% से ज्यादा प्लांट बच्चा, 90% से ज्यादा प्लांट तो C3 प्लांट। लेस देन 10% प्लांट कैसे बच्चे, लेस देन 10% कौन है बोलिए, C4 प्लांट। तो सर C4 प्लांट के कुछ एग्जांपल, आपके एनसीईआरटी ने बच्चा 3 एग्जांपल लिखा है, होंगे बच्चा 1500, है बच्चा 1500 स्पीसीज ऐसे हैं, लेकिन आपको याद नहीं करना, आपको बस एनसीईआरटी के 3 एग्जांपल याद करना है। किसी ने पढ़ा है क्या, तो C4 प्लांट के 3 एग्जांपल है बच्चा, एक का नाम है मेज, मेज, एक नाम दिया है बच्चा शुगर केन, शुगर केन, और तीसरा नाम है बच्चा सौरगम, सौरगम। क्या याद रहेंगे बोलिए फटाफट। हाँ सर याद रहेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी 1500 स्पीसीज है, आपको याद नहीं रखते, आपको बच्चे ये 3 याद रखें, मेज, शुगर केन एंड सौरगम, ये C4 प्लांट। ये दावा करते हैं कि हम फोटो रेस्पिरेशन नहीं करें, सर कैसे, तो हम यहाँ पे कंपैरेटिव स्टडी करते हैं बच्चा। ये है आपका C3 प्लांट, चलिए आपको मजेदार कहानी सुनाता हूं। और एक है बच्चा C4 प्लांट, कितने प्लांट हुए, 2, C3 एंड C4। ध्यान सुनना बच्चा, आपको लैब में भेजेंगे, और लैब में बच्चा आपने 1 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए आपने सनलाइट डाली C3 प्लांट पे 1 घंटे के लिए। तो प्रॉपर बच्चा, ज्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ाइएगा, इंटेंसिटी मत बढ़ाइएगा ना तो फोटो रेस्पिरेशन कर ले। तो मैंने नॉर्मल इंटेंसिटी का लाइट दिया, तो मैंने मान लिया बच्चा 1 घंटे में मान लो 100 ग्लूकोज बने, कितने ग्लूकोज बने बच्चा, 100 ग्लूकोज। C4 प्लांट बच्चा 1 घंटे के अंदर में 200 ग्लूकोज बना है। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि C4 प्लांट बेटर है, क्योंकि CO2 फिक्सेशन का रेट, फोटोसिंथेसिस का रेट क्या C3 के कंपैरिजन में ट्वाइस है, डबल है। ये मैं नहीं बचा, आपके एनसीईआरटी में लिखा है।
C4 प्लांट 1 घंटे में मान ले बच्चा 200 ग्लूकोज बना रहा है और C3 कितना बनाया 100, तो क्या C4 प्लांट डबल रेट से, ट्वाइस यानी दोगुने रेट से क्या फोटोसिंथेसिस कर रहा है? हाँ सर। चलिए अब देखिए ध्यान से सुनिए। अब मान लीजिए कि मैंने बच्चा 1 घंटे के बाद 10 मिनट के लिए, बच्चा 10 मिनट्स के लिए इंटेंसिटी बढ़ा दी। तो जब बढ़ाएंगे इंटेंसिटी बच्चा लोग, तो उस टाइम C3 प्लांट अब फोटोसिंथेसिस रोक करके क्या करेगा? फोटो रेस्पिरेशन। इंटेंसिटी बढ़ा दी, क्या करने लगा बच्चा? फोटो रेस्पिरेशन। और फोटो रेस्पिरेशन के दौरान में कोई भी ग्लूकोज नहीं बना, उल्टा बना बनाया हुआ भी उड़ जाएगा। जो बच्चा तुमने 1 घंटे में 100 ग्लूकोज बनाए थे, मान लो बच्चा 10 ग्लूकोज चले गए, -10, क्योंकि नुकसान हो गया। फोटो रेस्पिरेशन में तो नुकसान हो जाता है, उस दौरान तो ग्लूकोज बनते नहीं। तो मान लो बच्चा नेट कितने बचे आपके पास? बोलिए नेट कितने बचे? तो आंसर इज 90 ग्लूकोज। कितने ग्लूकोज बचे बच्चा? 90। देखिए C4 बोलेगा मैं तो फोटो रेस्पिरेशन करूंगा ही, मैं इंटेंसिटी बढ़ाओ टेम्परेचर बढ़ाओ मैं तो करूंगा ही नहीं, मैं उस दौरान भी बच्चा फोटोसिंथेसिस ही करूंगा। और उस दौरान भी मान लो बच्चा 10 ग्लूकोज बनाऊंगा, 10 ग्लूकोज बनाया, तो मैं वो वेस्टफुल प्रोसेस कर भी नहीं रहा, उस दौरान भी फोटोसिंथेसिस करूंगा। तो नेट कितना हो गया बच्चा? 210 ग्लूकोज। समझ में आया? C3 तो बच्चा वेस्ट कर देता है, टाइम पास कर दिया, बेकार है। हाँ अब लास्ट, आप सभी को मालूम है बच्चा CO2 कहां से लेता है प्लांट? ये लीफ है, लीफ में CO2 कहां से आते हैं सर? इन्वायरमेंट से। इन्वायरमेंट से कैसे? स्टोमाटा से। तो जब आप स्टोमाटा खोलोगे, जब बच्चा स्टोमाटा खोला तो CO2 जाएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन पानी बच्चा गर्म हो जाएगा क्योंकि गर्मी ज्यादा है, सनलाइट के चलते पानी हीटेड हो गया, और पानी बच्चा गैस के फॉर्म में निकल जाएगा, ट्रांसपीरेशन। हाँ पानी गैस के फॉर्म में निकल गया, उड़ गया। तो कहा जाता है कि अगर एक CO2 को अगर लेना है स्टोमाटा से, स्टोमाटा खुला और उसके लिए आपको 600 वाटर का लॉस करना पड़ता है, 600 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएंगे। किससे? स्टोमाटा से। तो एक CO2 पकड़ने के लिए कितने वाटर बचा? 600। C4 बोलेगा नहीं मैं बेटर हूं। कैसे? एक CO2 अगर पकड़ना है तो मैं बच्चा केवल खर्च करूंगा कितना? 300। यानी स्टोमाटा जब खोलेंगे तो केवल एक CO2 पकड़ने के लिए 300 वाटर ही खर्च करना पड़ेगा। तो बताओ वाटर कंजर्वेशन में क्या बच्चा हाफ रेट नहीं है? यानी वाटर लॉस के टर्म में बच्चा हाफ है, हाफ रेट। और बच्चा फोटोसिंथेसिस डबल रेट से कर रहा है। क्या बात समझ में आई? C3 और C4 बेटर कौन है? अब बताओ तुम लोग बेटर कौन है, C3 या C4? फटाफट बताओ। C4। C4 हर मामले में बेटर है, फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा करता है सर, फोटो रेस्पिरेशन भी नहीं करता सर, और ये पानी का लॉस भी कम करता है सर। ये एनसीईआरटी का डेटा है। हाँ लेकिन बच्चा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, जब आप चैप्टर पढ़े ना ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, तो वहां पास आपको एनसीईआरटी एक वर्ड लिखी, फोटोसिंथेसिस ट्रांसपिरेशन कंप्रोमाइज। फोटोसिंथेसिस करने के लिए स्टोमाटा खोलना पड़ेगा, स्टोमाटा CO2 जाएगा लेकिन पानी बच्चा निकल जाएगा। तो अगर आपको फोटोसिंथेसिस करना है तो पानी का लॉस होना ही होना है, कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। आपको बच्चा डॉक्टर बनना है तो आपको रात की नींद को कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, दिन में घूमना नहीं पड़ेगा, कंप्रोमाइज करना पड़ेगा बच्चा। तो प्लांट को फोटोसिंथेसिस करना है तो वाटर लॉस होगा, कंप्रोमाइज तो करना पड़ेगा। तो वहां एक टॉपिक है, वहीं से मैंने ये उठाया, ये पूरा डाटा मैंने बच्चा वहीं से उठाया। चलो अब मुझे बताओ C3 प्लांट बच्चा फोटो रेस्पिरेशन करेगा लेकिन कब? ध्यान सुनो, अगर बच्चा CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो क्या बच्चा C3 प्लांट फोटो रेस्पिरेशन करेगा? यस या नो में बता। अगर CO2 ज्यादा है O2 से, तो CO2 ज्यादा, रुबिस को CO2 से बाइंड कर गया, तो क्या बच्चा फोटो रेस्पिरेशन करेगा? यस या नो बोलो तुम लोग, चलो No, लिखो। sir. नो। ये अभी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग गड़बड़ नहीं कीजिएगा। फोटो रेस्पिरेशन आंसर इज द नो। चलो अब बोल रहा हूं C3 प्लांट है, अगर बच्चा CO2 का कंसंट्रेशन कम है यानी O2 ज्यादा है, क्या फोटो रेस्पिरेशन करेगा? यस या नो बोलो फटाफट। Yes, sir. बोलो सभी लोग। Yes, सभी sir. लोग बोलते नहीं। यस डन। चलो
अगर ये C3 प्लांट है और बच्चा लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है, जून का टाइम, बहुत गर्मी, इंटेंसिटी ज्यादा होगी, तभी तो बेटा गर्मी भी बढ़ेगा। अरे ज्यादा फोटोन गिरे तो ज्यादा गर्म हो गया लीफ, ज्यादा ट्रांसपिरेशन होने लगा, इसलिए तो लीफ को बंद किया था। तो अगर इंटेंसिटी ज्यादा, नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा गिरेंगे, फोटोलिसिस ज्यादा होगा, O2 यानी ज्यादा रिलीज होगा। इंटेंसिटी ज्यादा तो फोटोलिसिस ज्यादा, O2 ज्यादा। तो मुझे बताओ, अगर इंटेंसिटी ज्यादा है तो क्या फोटो रेस्पिरेशन होगा? यस या नो? Yes, sir. यस। चल अब उसका उल्टा पूछ लो। C3 प्लांट है बेटा, लाइट की इंटेंसिटी कम है, नंबर ऑफ फोटोन कम गिर रहे हैं, गर्मी नहीं बढ़ रहा है बेटा, हीट नहीं कर रहा है लीफ को, प्लांट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पास बोलिए क्या फोटो रेस्पिरेशन होगा? यस या नो बोलो। लो No, लाइट sir. इंटेंसिटी। No, sir. तो कब होगा कब नहीं, क्लियर है ना सभी को? चलो अब मैं Yes, पूछ sir. रहा हूँ बच्चा, यहाँ पास आपका C4 प्लांट, C4 प्लांट बोलेगा बेटा कुछ भी कर ले, टेम्परेचर बढ़ा, इंटेंसिटी बढ़ा, CO2 घटा, O2 बढ़ा, मैं तो कभी नहीं करूंगा। तो C4 प्लांट कभी भी फोटो रेस्पिरेशन नहीं करेगा। तो एनसीईआरटी भी 4 क्वेश्चन पूछेगी, तो आप सभी में बच्चा C4 प्लांट में लिखिएगा नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल यानी कि नो। नेग्लिजिबल मतलब नाम मत, कुछ नहीं बेटा, जीरो। तो C4 प्लांट कभी भी फोटो रेस्पिरेशन नहीं करेगा। C3 करेगा, लेकिन कंडीशन दो जगह, CO2 कम हो और इंटेंसिटी ज्यादा हो। C3 बच्चा करेगा, लेकिन कब? जब CO2 कम, इंटेंसिटी ज्यादा। हाँ CO2 ज्यादा है नहीं करेंगे, इंटेंसिटी कम है नहीं करेंगे। तो अब देखिए आपके एनसीईआरटी का ये बच्चा 4 क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए। देखिए जहां पर आपको लास्ट से आप पढ़िएगा, लास्ट से बच्चे, जैसे मैंने आपको जितने स्क्रीन दिखा रहा हूं ना, वहां से कीजिए, वहां से कीजिए। पहला क्वेश्चन, एक तरफ बच्चा C3 प्लांट है, देख लीजिए फिगर में, ऊपर में कौन सा प्लांट है? C3, एक में है बच्चा C4, डिफरेंस करना है, ऑप्शन बगल में दे रखे, जहां से मैं स्क्रीन दिखाऊंगा वही पढ़ना। Whether photo respiration is present at low light intensity, C3 और एक तरफ C4 क्वेश्चन है। अब बोलिए C3 में करेगा नहीं करेगा, यस या नो बोलिए, हाई या नेग्लिजिबल, यही दोनों में आंसर करना है। बोलो whether photo respiration is present at low light intensity, C3 सर लो लाइट इंटेंसिटी है, नो। C4 तो करना ही नहीं, C4 तो करना ही नहीं बच्चा। whether photo respiration is present at high light intensity, बताओ इंटेंसिटी ज्यादा, फोटोलिसिस ज्यादा, O2 ज्यादा बनेंगे, तो इसको O2 से बाइंड कर लेगा। हाँ सर करेगा, C3 प्लांट करेंगे, C4 तो करेगा ही नहीं। चलिए whether photo respiration would be present at low CO2 concentration, अगर CO2 कम है यानी O2 ज्यादा है, तो सर C3 तो फोटो रेस्पिरेशन कर देगा, C4 तो कभी करता ही नहीं। चलिए 3 क्वेश्चन सॉल्व। whether photo respiration would be present at high CO2 concentration, अगर CO2 ज्यादा है तो इसको तो CO2 से बाइंड करेगा, तब तो वही फोटो रेस्पिरेशन तो करेगा नहीं, अभी सॉल्व कराया था। C3 करता है फोटो रेस्पिरेशन, लेकिन लो CO2 हाई इंटेंसिटी, अगर CO2 ज्यादा है तो नहीं करेगा, अगर इंटेंसिटी कम है तो नहीं करेगा। और C4 तो बेटा कभी करते ही नहीं, तो चारों कॉलम में आंसर क्या हो गए? नेग्लिजिबल। चलो बताओ किसे किसे ये सॉल्व हो गया, ये 4 कॉलम सब सॉल्व हो गए, फटाफट बोलो। Yes, sir. Yes, sir. डन, समझ में आ गया ना एकदम? मैंने करेक्टली, सभी लोग फटाफट हैंड रेज करो, किसी किसी क्लियर हो गया? लॉजिकल चलो, लॉजिकल चलो, चीजें समझ में। डन, सबको क्लियर ना? चलिए अब देखिए सर C4 प्लांट क्यों नहीं किया। हाँ अब तुम्हारे दिमाग में चलेगा सर C4 ने किया क्यों नहीं, ऐसा क्या था उसके अंदर में कि नहीं करता है? बोलता टेम्परेचर बढ़ाओ, O2 बढ़ाओ, कुछ करो, मैं नहीं करूंगा। सर क्यों? अब ये बच्चा लॉजिकल है, इसको लॉजिक से समझना है, डरना नहीं है बच्चा, लॉजिक से समझिएगा, बड़ा आसानी से समझाऊंगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा स्टार्टिंग में, लेकिन बेटा एक बार कॉन्सेप्ट पिक कर लिया ना तो हमेशा के लिए करेक्ट जाएगा। इधर है तो C4 बोलता है बच्चा मैं तो कभी भी फोटो रेस्पिरेशन नहीं करूंगा। क्यों भाई? तो बोला गया कि मेरे अंदर में लीफ में स्पेशल अरेंजमेंट पाया जाता है मीजोफिल सेल का, मतलब मेरे अंदर में कुछ क्रैंच एनाटॉमी होती है, क्रैंच एनाटॉमी होता है। आप बोलोगे ये सर क्रैंच क्या है? सर क्रैंच का मतलब, तो आपके एनसीईआरटी ने बोला बच्चा क्रैंच का मतलब होता है रेत। सर रेत का मतलब तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, रेत क्या है? रेत का मतलब बच्चा रिंग,
रिंग मतलब अच्छा मान लो बच्चा माला, मोतियों की माला, नेकलेस। तो आप बस ये मान लीजिएगा, एनसीईआरटी ने एक वर्ड लिखा है क्रेंच एनाटॉमी है C4 प्लांट में, इसलिए फोटो रेस्पिरेशन नहीं करता। चलिए भाई, सर क्या है क्रेंच एनाटॉमी? तो क्रेंच का मतलब बेटा रेत, रेत का मतलब क्या बच्चा? रिंग। यानी यहाँ पास जो भी सेल होंगे वो बच्चा रिंग के फॉर्म में, किस फॉर्म में? रिंग के फॉर्म में। चलिए भाई, अब बताओ C4 प्लांट फोटो रेस्पिरेशन क्यों नहीं करता? गर्मी बच्चा, हम गर्मी तो मेरे अंदर, हम गर्मी को घटा तो नहीं सकते। मान लो बच्चा कोई प्लांट 40 डिग्री सेल्सियस में, क्या हम जाके गर्मी घटा दें? क्या इंटेंसिटी घटा दें? मेरी बस की बात तो नहीं। बस फोटो रेस्पिरेशन का मेन रीजन था कि जहां बच्चा रुबिस्को है, रुबिस्को के पास में बच्चा O2 ना लाए, O2 ना लाए और CO2 को केवल रखे। तो एक ही तरीके से बच सकते हो कि अगर कहीं पास भी रुबिस्को है वहां पर O2 हटा दो, और जहां O2 है वहां रुबिस्को हटाओ, और जहां रुबिस्को है वहां से O2 हटा दो, और जहां रुबिस्को वहां केवल CO2 को रखो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। C4 प्लांट ने चालाकी से काम किया, उसने बोला फोटो रेस्पिरेशन क्यों हो रहा है? गर्मी मैं घटा बढ़ा नहीं सकता, मैं एसी लगा लूं। प्लांट बोलेगा एसी लगा ले क्या? नंबर ऑफ फोटोन, इंटेंसिटी बढ़ रहा है तो मैं कैसे घटा सकता? ये भी पॉसिबल नहीं है। तो सर करे क्या? तो रुबिस्को ने एक काम किया, उसने अपने एरिया से O2 को बच्चा हटा दिया, O2 को हटाया और वापस ऐड किसको केवल किया बच्चा? CO2 को। कैसे सर? यही तो पढ़ना है। चलिए, तो उसने बोला कि हमने बनाया बच्चा क्रेंच एनाटॉमी। सर ये दिखने में कैसा है? तो बच्चा एनसीईआरटी ने बोला कि एक C3 प्लांट ले लीजिए, एक C4 प्लांट ले लीजिए, आप बाहर से देखिए मॉर्फोलॉजी बच्चा, बाहरी बनावट, आपको कभी भी डिफरेंस पता नहीं चलेगा कि प्लांट C3 का है या C4 का। एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा है, क्या आप बाहर से मॉर्फोलॉजिकली देख के बता सकते हो? आंसर बोलेगा नो, नहीं बता सकते। तो सर बताएंगे कैसे? बच्चा आपको लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, यानी ये बच्चा आपको क्या देखना पड़ेगा? एनाटॉमी। इंटरनल स्ट्रक्चर देखोगे, रिंग लाइक दिखा तो C4 है, रिंग लाइक नहीं दिखा तो C3 है, खत्म। रिंग लाइक दिखा तो C4 है, और रिंग लाइक नहीं दिखा तो बच्चा कैसा है? C3। आप एनाटॉमी देख करके बता सकते हो, मॉर्फोलॉजी से नहीं पता चलेगा। चलिए सर रिंग बना के दिखा दीजिए एक बार। हाँ चलिए, तो ये बच्चा आपका इपिडर्मिस है, ये बच्चा इपिडर्मिस है, अपर इपिडर्मिस, और ये बच्चा लोअर इपिडर्मिस। ध्यान से सुनना कॉन्सेप्ट को। यहां पर बच्चा है जाइलम और ये है बच्चा फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम को हम क्या कहते हैं बच्चा? वेस्कुलर बंडल। तो वेस्कुलर बंडल के आसपास में जो सेल होंगे ना, जो कवरिंग होगा बच्चा, उसे कहते हैं बंडल सीथ। क्या कहते हैं बच्चा? वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ का जो लेयर होता है इसे कहते हैं बंडल सीथ। तो ये देखिए, ये बंडल सीथ में बना रहा हूं, बंडल सीथ का एक सेल बनाया, बंडल सीथ का दूसरा सेल बनाया, बंडल सीथ का तीसरा सेल बनाया, बंडल सीथ का चौथा सेल बनाया, ये बंडल सीथ के सेल बना दिए। ठीक है, तो जो बच्चा पूरा का पूरा येलो कलर का रिंग दिख रहा है, जो बच्चा पूरा मैंने रिंग बनाया येलो कलर का, 1 2 3 4 5 6 सेल से बनाया, इस रिंग को कहेंगे बच्चा बंडल सीथ का रिंग। एक सेल को कहेंगे बच्चा बंडल सीथ सेल। जो बंडल सीथ के सेल है बच्चा साइज में बड़े होंगे और सेल वॉल बच्चा थिक होगा, इतने थिक होंगे कि कोई भी गैस इनके अंदर में इंटर ना करे। तो सेल वॉल कैसे थिक होंगे? इम्प्रीवियस यानी इम्परमेबल होंगे गैसेस को, O2 CO2 कोई भी जा नहीं सकता। चलिए भाई, एनसीईआरटी ने सेकंड लिखा बच्चा इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा, यानी दो सेल के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, गैप नहीं होगी। चलिए भाई, और इनके अंदर में पाया जाएगा बच्चा क्लोरोप्लास्ट। क्या पाया जाएगा बच्चा? क्लोरोप्लास्ट। तो ये मैंने ग्रीन कलर का बच्चा क्लोरोप्लास्ट बना दिया, साइज में बड़े होंगे, क्लोरोप्लास्ट साइज में बड़े होंगे और नंबर में ज्यादा होंगे। क्लोरोप्लास्ट का साइज बड़ा और नंबर में बच्चा ज्यादा। क्या 5 चीजें समझाई मैंने? सेल का साइज बड़ा, सेल का दीवार मोटा, सबका लॉजिक दूंगा। तीसरा मैंने बोला इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। चौथा, जो क्लोरोप्लास्ट है वो यहां होगा, यानी फोटोसिंथेसिस करेगा क्या सर? हाँ सर, बंडल सीध भी फोटोसिंथेसिस करने वाला है। हाँ,
यहाँ बच्चा मीजोफिल भी करेगा और बंडल शीथ भी करेंगे, फोटोसिंथेसिस दोनों करने वाले, डरना नहीं है। तो चलिए अब देखिए ध्यान से, यानी यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट होगा बच्चा उसे कहेंगे ए ग्रैनल, मतलब सर इसमें बच्चा ग्रैना नहीं होगा, इसमें ग्रैना नहीं होंगे, स्ट्रोमा होंगे, उस स्ट्रोमा में रुबिस्को भी होगा। अब देखिए, अब मैं यहाँ पर बना रहा हूं बच्चा मीजोफिल सेल, ये देखिए ये रेड वाला मीजोफिल सेल, ये मीजोफिल सेल है। मीजोफिल सेल साइज में छोटे, सेल वॉल बच्चा पतले होंगे और ये भी बच्चा रिंग के फॉर्म में होंगे। देख लीजिए, तो क्या आपको रिंग दिख रहा है? सर मुझे तो दो रिंग दिख रहा है, एक रेड वाला एक येलो वाला। हाँ यही तो है आपका क्रैंच एनाटॉमी, रिंग रेथ, यही रिंग, यही रेथ रिंग है। तो कितने रिंग हो गए सर? दो रिंग। एक कौन से बोलिए? मीजोफिल सेल, शॉर्ट में बोलू MSC मीजोफिल सेल, और एक है बच्चा बंडल शीथ सेल। तो यहां फोटोसिंथेसिस दो सेल में होगा, ध्यान से सुनिएगा। जो मीजोफिल सेल है उनके अंदर बच्चा जो क्लोरोप्लास्ट होंगे, क्लोरोप्लास्ट साइज में छोटे होंगे और कैसे होंगे बच्चा? ग्रैनल। क्यों, मैं अभी बताऊंगा। क्लोरोप्लास्ट कैसा है बच्चा? ग्रैनल है, यानी कि यहाँ पर ग्रैना मौजूद है। और जो बंडल शीथ सेल में है वो बच्चा कैसा है? ए ग्रैनल, वहां पर ग्रैना नहीं है। सर इससे फायदा क्या होगा? चलिए लॉजिक समझते हैं। तो आपको क्या रिंग दिख गया? सभी लोग फटाफट बताइए, क्या बच्चा आपको रिंग क्लियर है? दो रिंग, अंदर का रिंग बंडल शीथ सेल वो भी फोटोसिंथेसिस करेगा, और मीजोफिल सेल वो भी रिंग फॉर्म में, वो भी फोटोसिंथेसिस करेगा। यानी सर यहाँ पर दोनों सेल फोटोसिंथेसिस करेंगे। हाँ, क्योंकि ये कौन सा एनाटॉमी बच्चा? क्रैंच एनाटॉमी। कहां पाया जाता है? C4 प्लांट। अगर बच्चे ये C3 प्लांट होते, अगर ये C3 प्लांट होते, देखिए यहां पर क्या होता? यहाँ जाइलम फ्लोएम होते, यहाँ बच्चा बंडल शीथ सेल होता, यहाँ बच्चा देखिए बंडल शीथ सेल होते, लेकिन वो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करते। बंडल शीथ सेल हैं लेकिन फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करते क्योंकि C3 प्लांट। यहाँ पर बस होंगे बच्चा मीजोफिल सेल, आपको बताया ना, यहाँ पर होंगे मीजोफिल सेल, और केवल C3 प्लांट में मीजोफिल सेल ही फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते। कोई रिंग विंग नहीं बनती, कोई रिंग विंग बच्चा नहीं बनता, मीजोफिल और बंडल शीथ सेल का रिंग नहीं बनता। ये बच्चा C3 प्लांट। पहला क्वेश्चन, C3 प्लांट में कितने सेल फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेंगे? बोलो। बस बच्चा एक ही सेल, कौन? मीजोफिल सेल। बस सर ये ग्रीन वाला करेगा क्या? हाँ सर रिंग नहीं बना रहा, नहीं बनाता बच्चा, रिंग नहीं बनाता। तो C3 प्लांट में केवल और केवल MSC मीजोफिल सेल करेगा। C4 प्लांट में दोनों करेंगे, कौन कौन? MSC भी, मीजोफिल सेल भी और BSC भी। सर फायदा क्या हुआ? चलो फायदा होगा तभी तो, ध्यान से सुनना बच्चा, फायदा को ध्यान से बता रहा हूं। हम क्या करते हैं, इस चीज को पढ़ने के लिए इतने पार्ट्स को कट कर लेते। हमने इतने पार्ट्स को कट करके देखा बच्चा, ये पार्ट को कट करके फिगर बना रहा हूं, एनसीईआरटी नहीं बनाया, तो इतने पार्ट को मैंने कट किया और फिगर को इनलार्ज किया। ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहां पर रेड वाला एक सेल बना दिया बच्चा, ये है आपका मीजोफिल सेल, ये है बच्चा मीजोफिल सेल। थोड़ा और बड़ा बना दूं, चलिए तो आपको अच्छा क्लियर कट दिख जाएगा, कॉन्सेप्ट भी आपके अच्छे हो जाएंगे। चलिए ये कौन सा सेल है? रेड वाला, MS मीजोफिल सेल। डन। चलो अब मैंने कौन सा बनाया था बच्चा? येलोइश कलर का बनाया था, पीले रंग का। ये है बच्चा BSC बंडल शीथ सेल। आउटर वाला पार्ट MSC, इनर वाला पार्ट BSC। डन। बंडल शीथ सेल, दोनों सेल फोटोसिंथेसिस करेंगे। सर फायदा बताओ ना। फायदा ये बच्चा कि ये फोटो रेस्पिरेशन से बच जाए। सर कैसे? फोटो रेस्पिरेशन क्यों नहीं होगा? चलो बताता हूं। बंडल शीथ सेल का दीवार बच्चा मोटा, मैंने बताया था ना, बंडल शीथ सेल का जो दीवार होगा मोटे, इम्परमिएबल होगा, कोई भी गैस अंदर नहीं आ सकती। डन। MSC का सेल वॉल पतला है। चलिए अब देखिए ध्यान से, MSC के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट पाए जाएंगे, ध्यान से देखना, ये है बच्चा MSC का क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट में दो मेम्ब्रेन होते हैं, आप लोगों को मालूम है ना। बंडल शीथ सेल में भी क्लोरोप्लास्ट होगा। सर दोनों में डिफरेंस बताया था बच्चा। जो बंडल शीथ सेल के अंदर में जो क्लोरोप्लास्ट होंगे उनके अंदर ग्रैना नहीं होगा, ग्रैना नहीं होंगे। सर केवल स्ट्रोमा है। हाँ,
और स्ट्रोमा लैमली होगा बच्चा, स्ट्रोमल थाइलेकोइड बताया था ना, स्ट्रोमा लैमली, स्ट्रोमल थाइलेकोइड है, वो बच्चा स्ट्रोमल थाइलेकोइड है, लेकिन बच्चा ग्रेनम नहीं है, ग्रेना नहीं है बच्चा, ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। डन। सर मीजोफिल सेल में है बच्चा, यहां देखिए मीजोफिल सेल में ग्रेन बना दे, बताया ना थाइलेकोइड के गुच्छे ग्रेनम, और ढेर सारे ग्रेनम तो ग्रेना कहलाता है। डन। चलिए ग्रेना है और आपस में दोनों कनेक्टेड है बच्चा, स्टोमा लैमलिस, स्टोमा लैमलिस। डन। यहां पास बच्चा केवल स्टोमा लैमेली ही है, थोड़ा सा कलर चेंज कर दो, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहां पर बच्चा केवल कौन है, स्टोमा लैमेली। ध्यान से सुनना बच्चा, चीजों को समझिएगा ध्यान से। मीजोफिल सेल के ऊपर में बच्चा सनलाइट गिरेगी, सनलाइट दोनों पे गिरेगा, और सनलाइट तो दोनों पे गिरेंगे। मीजोफिल सेल पे सनलाइट गिरा, क्लोरोप्लास्ट कैसे है बच्चा, ग्रेनल। चलिए अब ग्रेनल है तो यहां बच्चा PS1 PS2 दोनों होंगे, याद करो थाइलेकोइड PS1 PS2 दोनों है। लाइट रिएक्शन मस्त चलाया, ATP भी बनाई, डन, NADPH भी बनाया, डन, ये भी बना दिए। सर वाटर टूटेंगे, हाँ टूटेगा बच्चा, PS2 है ना, PS2 से जुड़ा हुआ रहता है वाटर टूटने वाला, तो ये वाटर तोड़ेगा भी और क्या रिलीज करेगा बच्चा, ऑक्सीजन। क्या रिलीज किया, ऑक्सीजन। चलिए अब गर्मी का टाइम बच्चा, गर्मी का टाइम मई जून, फोटो रेस्पिरेशन से बचाना है ना इसको। जून का टाइम आया बच्चा, इंटेंसिटी बढ़ा, यानी नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा गिर रहे, फोटोन ज्यादा गिर रहे बच्चा, फोटोन ज्यादा गिर रहे। अब बताओ फोटोन ज्यादा गिरेगा तो लाइट रिएक्शन ज्यादा होंगे, लाइट रिएक्शन ज्यादा होगा तो फोटोलिसिस ज्यादा होगा, ऑक्सीजन का रिलीज ज्यादा होगा, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है। सोचिए ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन स्टोमा के अंदर में ज्यादा, अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बच्चा ज्यादा है तो रुबिस्को किससे बाइंड करता, ऑक्सीजन के साथ, क्या करता, फोटो रेस्पिरेशन। लेकिन मैंने यहां पर बच्चा रुबिस्को तो रखा ही नहीं, यहां बच्चा रुबिस्को एंजाइम है ही नहीं, लो फोटो रेस्पिरेशन हो गई नहीं, इंटेंसिटी बढ़ा, वाटर ज्यादा टूटे, ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज हुआ, स्टोमा में बच्चा ऑक्सीजन ज्यादा है, लेकिन यहां बच्चा रुबिस्को नहीं है, रुबिस्को है ही नहीं, ऑक्सीजन से बाइंड करेगा नहीं, फोटो रेस्पिरेशन करेगा नहीं। रुबिस्को बच्चा यहां है, यहां देखिए ये है रुबिस्को, दिस इज द रुबिस्को एंजाइम, ये रुबिस्को तो यहां बैठा है सर, तो यहां रुबिस्को सर फोटो रेस्पिरेशन नहीं करेगा क्या, समझना आप ध्यान से, बहुत अच्छे से बता रहा हूं, ध्यान से सीखिएगा। अब मुझे बताओ ध्यान से, ध्यान से देखिए, यहां बच्चा बंडल सी सेल के अंदर में क्या बच्चा ग्रेना है, नहीं, केवल बच्चा स्टोमा लैमली। अगर स्टोमा लैमली है तो बच्चा नॉन एप्रेस पार्ट है, तो यहां केवल बच्चा PS1 होंगे, याद आ रहा है, यहां बच्चा केवल नॉन एप्रेस पार्ट है, एप्रेस नहीं बच्चा, दबा हुआ पार्ट नहीं है, तो यहां PS2 तो है ही नहीं। अगर यहां PS2 नहीं होगा तो वाटर टूटेंगे नहीं, PS2 वाटर को तोड़ता था, तो PS2 है ही नहीं, वाटर टूटेगा नहीं, तो क्या कोई ऑक्सीजन रिलीज होगा, नहीं, तो यहाँ कोई ऑक्सीजन रिलीज हो ही नहीं रहा है, तो क्या बच्चा रुबिस्को कभी ऑक्सीजन से बाइंड करेगा, क्या कभी वो ऑक्सीजनेज की तरह काम करेगा, क्या बच्चा फोटो रेस्पिरेशन करेगा, क्या नहीं करेगा। क्या बात समझ में आई आपको लॉजिकल ढंग से, फिर से बोल रहा हूं, बंडल सी सेल के अंदर में ग्रेना नहीं है, अगर ग्रेना नहीं है तो PS2 भी नहीं होगा, अगर PS2 नहीं है तो वाटर का ब्रेकडाउन भी नहीं होगा, ऑक्सीजन भी रिलीज नहीं होगा, अगर ऑक्सीजन रिलीज होगा ही नहीं, स्टोमा में ऑक्सीजन बढ़ेगा ही नहीं, तो क्या रुबिस्को कभी फोटो रेस्पिरेशन करेगा, नहीं करेगा। डन। क्या बात समझ में आई, तो हमने क्या किया, बड़ा चालाकी से, जहां पास फोटोलिसिस हो रहा है, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, वहां से रुबिस्को को उठा दिया, हटा दिया बच्चा, MSC से हटा दिया, कहां रखा, बंडल सी सेल में, और बंडल सी सेल में मैंने क्या किया, बोला कि यहां पास ऑक्सीजन आएगा ही नहीं, वाटर यहां टूटेंगे ही नहीं। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ग्रेनल और ए ग्रेनल वाला क्लियर हो गया बच्चे लोग, सभी लोग फटाफट बोलो, हमने फोटो रेस्पिरेशन से बचाया या नहीं बचाया, बचा। डन, सभी लोग हैंड रेस करो, किसे किसे क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट, हाँ तो बड़ा लॉजिक। अब देखो दीवार मोटा क्यों है, सोचो अब तुम लोग आंसर बताओ। सर यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा, MSC में
ऑक्सीजन ज्यादा बने। दीवार बच्चा मोटा है, डिफ्यूज करके नहीं आएगा, इम्परमिएबल था। तो ऐसा नहीं कि मेसोफिल सेल ने ढेर सारा ऑक्सीजन बनाया और ऑक्सीजन अंदर आ गया, नहीं, आ ही नहीं सकता, इम्परमिएबल है। डन। चलिए अब देखिए, यानी सेल वॉल इसलिए मोटा थे, इम्परमिएबल थे कि ऑक्सीजन अंदर ना आए। लेकिन सर रुबिस्को के पास में फिर करेगा कैसे सर? प्रॉब्लम ये है कि रुबिस्को अब ग्लूकोज कैसे बनाएगा, केल्विन साइकिल कैसे चलाएगा? CO2 तो है ही नहीं। क्या CO2 यहाँ है? नहीं सर, CO2 है नहीं तो कैसे बनाएगा? चलो ध्यान से सुनना। अब जो CO2 आया, ध्यान सुनिएगा, जो बच्चा CO2 आया, ये देखिए CO2 कितने कार्बन? 1 कार्बन। CO2 कितने बच्चा? 1 कार्बन। डन। अब इस कार्बन को पकड़ेगा बच्चा एक सबस्ट्रेट जिसका नाम है बच्चा फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, पेप। डरना नहीं, जो बोलूंगा ध्यान से सुनिएगा। एक सबस्ट्रेट है पेप, PEP, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, 3 कार्बन। कितने कार्बन बच्चा? 3। उसने CO2 को पकड़ा, सर बाइंड हो गए, सर कैसे? कोई एक एंजाइम तो होगा। हाँ बच्चा, यहाँ पे एक एंजाइम है, एनसीईआरटी कहती है बच्चा पेप कार्बोक्सिलेज, पेप कार्बोक्सिलेज। एनसीईआरटी से कहेगी बच्चा पेपकेस। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट सबस्ट्रेट है, कितने कार्बन का? 3। 1 कार्बन का CO2, कितने कार्बन हो गए बच्चा? 4। किसके हेल्प से बाइंड किया बच्चा? एंजाइम पेपकेस। CO2 का जुड़ना, कार्बोक्सिलेशन। यानी सर यहाँ पर कार्बोक्सिलेशन आपने कराया क्या? हाँ, ये बच्चा कार्बोक्सिलेशन हो गया, CO2 का जुड़ना, कार्बोक्सिलेशन, एंजाइम पेपकेस, और ये बन गए ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। कितने कार्बन का बोलो? सबस्ट्रेट 3 कार्बन, 1 कार्बन का CO2, प्रोडक्ट 4 कार्बन का, इसलिए साइकिल को मैं कहने वाला हूं बच्चा C4 साइकिल। पहला प्रोडक्ट कितने कार्बन का? सर 4 कार्बन, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो 4 कार्बन का, तो साइकिल का नाम C4 साइकिल। और जिस प्लांट में C4 साइकिल चलेगा, C4 प्लांट। जिस प्लांट में C4 साइकिल चलेगा, C4 प्लांट। हम C4 प्लांट ही तो पढ़ रहे हैं। डन। अब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बच्चा कन्वर्ट हो जाएगा, आइसोमेराइज हो जाएगा एक एसिड में बच्चा जिसका नाम दिया है मैलिक एसिड। क्या नाम दिया? मैलिक एसिड। कुछ प्लांट में बन जाएगा बच्चा स्पार्टिक एसिड। मैं नहीं कह रहा, आपके एनसीईआरटी बोल रही, ये आपके एनसीईआरटी के बुक में लिखा है। कुछ प्लांट में मैलिक एसिड और कुछ प्लांट में बच्चा स्पार्टिक एसिड। बोलो आइसोमेराइज हुआ तो कितने कार्बन का होगा? फटाफट बोलो। अगर ये बच्चा आइसोमेराइज हुआ है तो कार्बन अभी भी कितने होंगे? बोलो, अरे बोलो भाई। 4 कार्बन के आइसोमर ही तो है। अब ये मैलिक एसिड बच्चा चला, सर कैसे? बंडल सी सेल में जाएगा। सर कैसे? ऐसे कैसे चला जाएगा? तो यहां पर बच्चा एनसीईआरटी ने गैप बनाया है, ठीक है। इस गैप को आप लोग कहेंगे बच्चा प्लाज्मोडिस्माटा। अरे भाई ठीक, हाँ, इस गैप को आप कहिएगा बच्चा प्लाज्मोडिस्माटा। तो यहां से मैलिक एसिड बच्चा C4 वाला एसिड इंटर किया, ठीक है। कितने कार्बन के? 4 कार्बन के। तो मैलिक एसिड यहां आ गया। 1 मिनट, मैलिक एसिड आ गया। कितने कार्बन के? 4। और इसमें से 1 कार्बन बच्चा यहां रिलीज हो गया, यानी डी कार्बोक्सिलेशन, लॉस ऑफ CO2, डी कार्बोक्सिलेशन। CO2 यहां छोड़ दिया। तो अब ये 4 कार्बन के थे, तो अब कितने कार्बन बचे? सर 3 कार्बन। तो आपके एनसीईआरटी ने लिखा बच्चा C3 एसिड, क्योंकि 4 कार्बन से अब कितने कार्बन के बन गए? 3 कार्बन के, C3 एसिड। पहले 4 कार्बन का एसिड था, तो आपके एनसीईआरटी ने लिखा था बच्चा C4 एसिड, 4 कार्बन के थे। अब लौट करके कितने कार्बन के बचे बच्चा? 3 कार्बन के। अगर इसका नाम जानना चाहते हैं तो इसका नाम है बच्चा पाइरुवेट। क्या नाम है? पाइरुवेट, 3 कार्बन के। अब ये वापस लौट गए, अब ये बच्चा वापस लौट गए, लौट के आ गए। अब वापस से इस साइकिल को कंटिन्यू करना है, तो पाइरुवेट को किस में कन्वर्ट होना पड़ेगा? पाइरुवेट को वापस आके फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बनना है, क्योंकि साइकिल फिर से रन करना है, तो सबस्ट्रेट वापस से बनाना पड़ेगा। तो यहां पर पाइरुवेट वापस से किसमें कन्वर्ट हुआ? फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। इसके लिए यहाँ पर खर्च हो जाता है बच्चा 2 ATP। याद रहेगा आप लोगों को? कितने ATP खर्च होंगे बच्चे लोग? 2 ATP। तो ये जो भी आपने अभी साइकिल पढ़ा है, इस साइकिल को हम C4 साइकिल कहेंगे। और इस C4 साइकिल में
हमने 2 एटीपी खर्च कर दिए, पर फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि आपने एक बार CO2 पकड़ा तो ये बचा फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन। CO2 पकड़ लिया ना, फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन। फिर आपने ले जाके CO2 को वहां छोड़ दिया, कहां? बंडल सी सेल में, डी कार्बोक्सिलेशन। अब यहां पर वेट कौन कर रहा था? वेट कौन कर रहा था बच्चा? रुबिस्को। और रुबिस्को बोलेगा कि मैं अब क्या करूंगा, इस CO2 में जोड़ूंगा क्या? RuBp। मैं क्या जोड़ूंगा बच्चा? RuBp। कितने कार्बन के? 5। और जोड़ करके अब मैं चलाऊंगा केल्विन साइकिल। कौन सा साइकिल? तभी तो बच्चा ग्लूकोज बनेंगे। अरे ग्लूकोज बनाने के लिए केल्विन साइकिल तो चलाना पड़ेगा, तभी तो ग्लूकोज बनेंगे। रुबिस्को तो बनाएगा ना, तो चलाना तो पड़ेगा बच्चा। तो यहां देखिए RuBp जुड़े CO2 से, 5 और 1 6 कार्बन। तो आपको मैंने प्रोसेस का नाम कार्बोक्सिलेशन। सर 2 बार कार्बोक्सिलेशन? हाँ, इसलिए यहां पास बच्चा आप कहिएगा फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन, और यहां पास आप क्या कहने वाले बच्चा? सेकंड कार्बोक्सिलेशन। कितने बार कार्बोक्सिलेशन होने वाला है? 2 बार। अब RuBp CO2 से जुड़ा, क्या बन गया बच्चा? 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGA। याद आ रहा है आपको भाई? 3 PGA। फिर रिडक्शन होगा, इससे क्या बन जाएंगे? 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGL। और अब बच्चा यहां से क्या होंगे? यानी पूरा केल्विन साइकिल चल गया। तो पूरा केल्विन साइकिल जब चलेगा तो इस दौरान एक CO2 गए और कितने ग्लूकोज बनेंगे बच्चा? 1/6 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो गया। यानी पिछले क्लास में जो आपने केल्विन साइकिल सीखा था वो 100% रन हो रहा है। कहां? बंडल से सेल। क्लियर है? तो सर एक्स्ट्रा एक साइकिल आ गया, एक्स्ट्रा साइकिल आया, उस साइकिल का नाम बच्चा C4 साइकिल, जिसे पहली बार एक साइंटिस्ट थे हैच एंड स्लैक, उन्होंने पहली बार देखा था। इसलिए C4 साइकिल को हम लोग बच्चा हैच एंड स्लैक साइकिल भी कहते हैं। डन। तो हमने यहां पर CO2 को कितने बार पकड़ा? सर एक बार तो आपने पेप्को के हेल्प से पकड़ा, फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन, और C4 साइकिल चला दिया। फिर आपने बच्चा फिर से CO2 को पकड़ा, सेकेंड कार्बोक्सिलेशन, केल्विन साइकिल। अब मुझे बताइए, अब एक CO2 से ग्लूकोज बनना है तो कितने बार साइकिल चलाना पड़ेगा? सर एक बार पहला कार्बोक्सिलेशन करेंगे यानी C4 साइकिल चलाएंगे, उसमें 2 ATP खर्च हो जाएगा। फिर सर CO2 कहां गया? बंडल सी सेल में, वहां रुबिस्को केल्विन साइकिल चलाएगा, वहां सर 3 ATP खर्च होंगे। सर अब तो 5 ATP खर्च हो जाएगा। C3 प्लांट में केवल केल्विन साइकिल चलना था तो केवल 3 ATP खर्च होते थे। सर यहां तो 2 साइकिल एक साथ चलेंगे, C4 में 2 ATP और केल्विन में 3 ATP। सर कितने? 5 ATP खर्च। अब बताओ, एक ग्लूकोज बनाना है 30 ATP। हाँ, एक ग्लूकोज बनाना है बच्चा 6 बार, ऐसा 6 बार साइकिल चलेंगे तो बच्चा 30 ATP खर्च होगा। अब बताओ, C3 प्लांट में केवल केल्विन साइकिल चलना था और केवल कितने ATP खर्च होते थे बेटा? 18। याद करो, यहां तो सर एक्स्ट्रा 12 ATP खर्च करना पड़ेगा क्योंकि C4 साइकिल चला रहे। हर C4 साइकिल में 2 ATP खर्च हो रहे। तो यहाँ कितना बच्चा? 30। वहां कितना? 18। क्या ये बात समझ में आई? फटाफट बोलो तो सभी लोग। यस सर। ध्यान समझ में आया? अब मुझे बताओ, ध्यान से मुझे बताइए, यहां बच्चा आपने कितने बार कार्बोक्सिलेशन किया? 1 बार या 2 बार? C4 प्लांट में बोलो फटाफट। सर 2 बार। 2 बार। अब बताओ फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन किस सेल में हुआ? आंसर करो तुम लोग सभी लोग, फटाफट बोलते जाना। फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन बेटा किस सेल में हुआ? मीसोफिल सेल या बंडल सेल? सर मीसोफिल। सेकेंड कार्बोक्सिलेशन किस सेल में हुआ? बंडल शीट। बंडल सेल। फिर से बोल रहा हूं, फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन मीसोफिल सेल में हुआ। तो फर्स्ट कार्बोक्सिलेटिंग एंजाइम कौन है? बोलो। फर्स्ट कार्बोक्सिलेटिंग एंजाइम कौन है? पेपकेस। अब बताओ सेकेंड कार्बोक्सिलेटिंग एंजाइम कौन है? सेकेंड कौन है बच्चा? CO2 को किसने पकड़ा? रुबिस्को। केल्विन साइकिल कौन चला रहा है? रुबिस्को चला रहा है। 2 बार कार्बोक्सिलेशन किया। पहली बार CO2 को किसने पकड़ा? सर पेपकेज ने ना, और दूसरी बार किसने पकड़ा बच्चा? रुबिस्को ने। तो 2 कार्बोक्सिलेटिंग एंजाइम है। पूछा जाएगा फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है? फिर से बताओ, फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन में सबस्ट्रेट कौन है? फटाफट बताओ तो। फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन में सबस्ट्रेट कौन है? बोलो।
फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन जो मीसोफिल सेल में हो रहा है उसमें सबस्ट्रेट कौन है? सर अरे CO2 फॉस्फोइनोल नहीं, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, फॉस्फोइनोल Yes, sir. पाइरुवेट। सेकेंड कार्बोक्सिलेशन जो हुआ यानी केल्विन साइकिल चल, उसमें सबस्ट्रेट कौन है? सर RuBp। सेकेंड कार्बोक्सिलेशन यानी केल्विन साइकिल, वहां कौन है बच्चा? RuBp। फिर से बोल रहा हूं, फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन हुआ उसमें बच्चा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन है? सर ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, 4 कार्बन वाली। और जो सेकेंड कार्बोक्सिलेशन यानी केल्विन साइकिल चलेगी उसमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन था? सर 3PGA, वही फॉस्फोग्लिसरेट। फॉस्फोग्लिसरेट याद आ रहा है? 3 फॉस्फोग्लिसरेट वाले केल्विन साइकिल वाले। तो मैं 5 क्वेश्चन फिर से पूछ रहा हूं, ध्यान से बता। C4 प्लांट में कितने सेल में फोटोसिंथेसिस हो रहा है? 1 और 2? फटाफट बताओ। सर 2 फटाफट सभी लोग बोलेंगे, सभी लोग, जिन जो नहीं बोलेंगे मैसेज करेंगे, क्योंकि बच्चा अब मुझे एनसीईआरटी का सारा पैराग्राफ क्लियर करना है ना, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने। चलो फिर से बोलो, सभी लोग मैसेज करना, सभी लोग मैसेज करिए। C4 प्लांट में कितने सेल में फोटोसिंथेसिस होगा? 1 सेल, 2 सेल? बोलिए। 2 सेल। कौन कौन से सेल फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेंगे? शॉर्ट फॉर्म में बताओ, कौन कौन से सेल फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेंगे? MSC and BSC, MSC and BSC डन। ठीक है, कितने बार कार्बोक्सिलेशन होगा? कितने बार सर, कार्बोक्सिलेशन होगा? 2। फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन किस सेल में होगा? फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन किस सेल में होगा? MSC में। सेकेंड कार्बोक्सिलेशन किस सेल में होगा? सेकेंड कार्बोक्सिलेशन BSC में। फर्स्ट कार्बोक्सिलेटिंग एंजाइम कौन है? फर्स्ट कार्बोक्सिलेटिंग एंजाइम कौन है? मैसेज करो। पेप्केज, पेप्केज। सेकेंड कार्बोक्सिलेटिंग एंजाइम कौन है? सेकेंड कार्बोक्सिलेटिंग मतलब केल्विन साइकिल पूछ रहे। सेकेंड कार्बोक्सिलेटिंग एंजाइम रुबिस्को। देन फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन का सबस्ट्रेट कौन है? फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन का सबस्ट्रेट कौन है? पेप। डन। सेकेंड कार्बोक्सिलेशन का सबस्ट्रेट कौन है? हाँ बोलो, करेक्ट है, RuBp, RuBp। फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन है? फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन का OAA। हाँ डन, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। सेकेंड कार्बोक्सिलेशन का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन है? सर 3PGA। 3PGA, क्योंकि ये केल्विन साइकिल के बारे में पूछ रहे हैं। क्या बात समझ में आ गई? क्या सभी को क्लियर है ये चीज? अब सारे क्वेश्चन बनाएंगे। तो ये बच्चा मैंने कौन सा बताया? C4 प्लांट बताया। अब देखिए, ध्यान सुनिएगा, ध्यान से सुनना, फिर हम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। ये सारे क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चन बच्चा आसानी से बनेंगे। तो मैं एकदम क्लियरिटी के साथ पहले आपको बता दे रहा हूं, जब C3 प्लांट आएगा बच्चा, C3 प्लांट आएगा तो एक ही सेल है मीसोफिल से, एक ही सेल है मीसोफिल से। यहां क्लोरोप्लास्ट होंगे, यहाँ क्लोरोप्लास्ट है, ये ग्रेना है, यहाँ बच्चा होगा लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, ठीक है, हो गया। ATP NADPH बने लाइट रिएक्शन। इसी के स्ट्रोमा में होगा बच्चा डार्क रिएक्शन। कितनी बार कार्बोक्सिलेशन होगा? एक ही बार, वही C3 साइकिल चलेंगे और ग्लूकोज बन जाएगा। यहाँ कोई क्रैंज एनाटोमी नहीं है, तो यहाँ कोई 2 सेल में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, 2 बार कार्बोक्सिलेशन नहीं होगा, केवल एक बार होगा। क्या बनाने के लिए भाई? ग्लूकोज। C4 प्लांट में देखिए 2 बार कार्बोक्सिलेशन। डन। चलिए अब आंसर मुझे आसानी से बताइए। पहला क्वेश्चन, ऑप्शन बगल में दे रखे होंगे। चलिए पहला क्वेश्चन, सेल टाइप इन विच द केल्विन साइकिल टेक्स प्लेस। ये मुझे बताइए, C3 प्लांट में और C4 प्लांट है। C3 प्लांट में बच्चा केल्विन साइकिल कहां होगा? चलो मैसेज करो। C3 प्लांट है, केवल एक ही सेल में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, मीसोफिल सेल, तो वहीं पास केल्विन साइकिल चलेगा। डन। अब मुझे बताओ, C4 प्लांट में केल्विन साइकिल यानी C3 साइकिल यानी कि सेकंड कार्बोक्सिलेशन कहां होगा? फटाफट बोलो, चलो आंसर करो, मैसेज करो, मैसेज बोलो। सर बंडल ऑफ शीट। वही बंडल शीट से। क्या पहला क्वेश्चन सबको सॉल्व हो गया? क्या सेल टाइप इन विच द केल्विन साइकिल टेक्स प्लेस। अरे C3 प्लांट में
केवल मीजोफिल सेल होते हैं। मीजोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट है, वहीं लाइट रिएक्शन होगा, वहीं पर बच्चा कैल्विन साइकिल हो जाएगा, यानी C3 साइकिल हो जाएगा और ग्लूकोज बन जाएंगे। C4 प्लांट में हमने क्या किया, कितने बार कार्बोक्सिलेशन किया, 2 बार। पहली बार तो पेप को पकड़ कर ऑक्सैलोएसिटिक बना दिया, अब वो CO2 को छोड़ देगा। अब वहां पर रियल ग्लूकोज बनाने के लिए कैल्विन साइकिल चलेंगे। तो कैल्विन साइकिल कहाँ चल रहा है बच्चा, बंडल सी सेल में, और मीजोफिल सेल में जो C3 प्लांट है उसमें तो एक ही सेल है। चलो सेकंड, सेल टाइप इन विच द इनिशियल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। C3 प्लांट तो बोलेगा मेरे पास में एक ही बार तो कार्बोक्सिलेशन होता है, इनिशियल और सेकंड ये क्या होता है मेरे पास, फर्स्ट और सेकंड क्या होता है, एक ही बार तो कार्बोक्सिलेशन करता हूं, तो मीजोफिल सेल। और C4 प्लांट बोलेगा मैं तो 2 बार करता हूं। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा, इनिशियल यानी फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन का होगा, तो आंसर इज द, बोलिए आप लोग, मीजोफिल सेल। Mesophil. दोनों के आंसर मीजोफिल। डन, सबको समझ में आ गया। चल, हाउ मेनी सेल टाइप डज द लीफ है दैट फिक्स CO2? सर C3 प्लांट में तो कोई झंझट ही नहीं, एक सेल है मीजोफिल सेल, वही CO2 को फिक्स करता है, वही तो ग्लूकोज बनाते हैं। लेकिन C4 प्लांट में 2 जगह CO2 को पकड़ा जाता है। एक पहला फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन कौन, मीजोफिल सेल, सेकंड कार्बोक्सिलेशन बंडल सी सेल। तो कितने जगह पे CO2 को फिक्स किया जा रहा है, यानी कितने बार कार्बोक्सिलेशन कर रहे हैं, सर 2 बार कर रहे हैं। आगे बात समझ में, पहला मीजोफिल, दूसरा बंडल सी। तो हाउ मेनी सेल टाइप, तो बोलेगा 2 सेल किसमें, C4 प्लांट में, और C3 प्लांट में तो बच्चा एक ही सेल होगा, मीजोफिल सेल। चलिए अब विच इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, C3 प्लांट है उसमें एक ही बार चलेगा कैल्विन साइकिल, तो सर प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन, यानी सबस्ट्रेट RUBP। और यहां मुझे बताओ C4 प्लांट, सर C4 प्लांट में पेप, Pep. क्योंकि प्राइमरी पूछा है बच्चा, सेकेंडरी नहीं पूछ रहा है, प्राइमरी, तो पेप। क्या ये भी सॉल्व हो गया, फटाफट बोलो। Yes, sir. चलो, नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, बोलो। C3 प्लांट में एक ही बार साइकिल चलेगा कैल्विन साइकिल, तो वहां पर कौन होंगे, बोलो सबस्ट्रेट RUBP। कितने कार्बन के, 5। चलो अब मुझे बताओ C4 प्लांट में जो पहला CO2 को पकड़ेगा, पेप पकड़ेगा, कितने कार्बन के, 3। कितने कार्बन के बच्चा, 3। सबस्ट्रेट पूछा है, प्रोडक्ट नहीं पूछ रहा बच्चा, सबस्ट्रेट पूछा है। डन, सबसे सॉल्व हो गया। C3 प्लांट में एक ही बार CO2 को पकड़ा जाएगा, सबस्ट्रेट RUBP। C4 में 2 बार पकड़ा गया, क्वेश्चन में पूछा प्राइमरी, पहला वाला बताइए, 3 कार्बन के पेप। डन, चलिए अब विच इज द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट, सर C3 प्लांट में तो एक ही बार साइकिल चलना है, 3PGA। 3PGA हो गया, एनसीईआरटी में केवल PGA लिखा है, चलेगा। अब बताओ C4 प्लांट में बताओ फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन हुआ, तो पहला प्रोडक्ट कौन बना था, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। क्या बात समझ में आ गई, सॉल्व हो गया। नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट बताओ। C3 प्लांट केवल कैल्विन साइकिल चलाएंगे, सर यहाँ पर तो PGA बनेगा, 3 कार्बन के प्रोडक्ट, तभी तो C3 साइकिल हम लिए। और सर यहाँ तो 2 बार कार्बोक्सिलेशन होना है, तो फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन में तो जो बनेगा ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, 4 कार्बन के। डन, याद हो गए। डज द प्लांट हैव रुबिस्को, क्या C3 प्लांट में रुबिस्को है, हाँ सर रुबिस्को तो होगा, तभी तो ग्लूकोज बनेंगे। क्या C4 प्लांट में रुबिस्को है, हाँ सर बंडल सी में तो थे, तभी तो ग्लूकोज बनेंगे। अरे ग्लूकोज बनाना है तो रुबिस्को तो रखना पड़ेगा, तो रुबिस्को बच्चा दोनों जगह है। हाँ, एक जो है मीजोफिल सेल में, C4 का कहा है, बंडल सी सेल। चलो नेक्स्ट, लास्ट, डज द प्लांट हैव पेपकेज, तुम लोग बताओ, क्या C3 प्लांट में पेपकेज है, यस No, या sir. नो। क्या C4 प्लांट में पेपकेज है, Yes, sir. है तो किस सेल में, Mesophil. मीजोफिल सेल में। अरे Mesophil मीजोफिल सेल में। डन, चलिए विच सेल इन द प्लांट हैव रुबिस्को, C3 प्लांट में रुबिस्को कहाँ है, मीजोफिल सेल, बंडल सेल। Mesophil. C4 प्लांट में रुबिस्को कहाँ है, Bundle sheet. बंडल Bundle सी sheet सेल। में. डन, खत्म। अब आगे का CO2 फिक्सेशन रेट अंडर हाई लाइट कंडीशन, अगर लाइट बढ़ाया, इंटेंसिटी बढ़ाया, तो C3 बोलेगा हम तो फोटो रिस्पिरेशन करेंगे, हम तो फोटो नहीं करेंगे भाई, रेट घट जाएगा। क्या मैंने थोड़ी देर पहले सॉल्व कराया था क्वेश्चन, क्या अगर 10 Yes, मिनट के sir. लिए तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, फोटो रिस्पिरेशन करने लगेगा, तो फोटोसिन का रेट तो घट जाएगा ना।
C4 बोलेगा कोई टेंशन नहीं है, मैं तो भाई हमेशा ज्यादा ही करता हूँ, मुझे तो कोई टेंशन नहीं ना, मैं तो कभी फोटो रिस्पिरेशन करता नहीं, तो अगर लाइट का कंडीशन ज्यादा, इंटेंसिटी ज्यादा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो ज्यादा ही करूंगा, मैं हमेशा फोटोसिंथेसिस का रेट मेरा ज्यादा हो। बाकी मैंने सारे फोटोसिंथेसिस के फोटो रिस्पिरेशन वाले क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे पहले ही। लास्ट टेम्परेचर ऑप्टिमम, देखो C3 प्लांट, उसको डर लगता है बच्चा टेम्परेचर से, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रूबिस को किससे बाइंड करेगा सर, O2 से, ऑक्सीजनेज की तरह फोटो रिस्पिरेशन करेगा, इसलिए टेम्परेचर ज्यादा नहीं चाहिए बच्चा, इसलिए C3 प्लांट को फोटोसिंथेसिस करना है कम टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर के चक्कर में रूबिस को फिर ऑक्सीजन से बाइंड करेगा, तो 20 से 25 डिग्री। C4 बोलेगा मुझे कोई टेंशन नहीं है, हाई टेम्परेचर पे ही मैं काम करता हूँ, एवब 30 to 40 डिग्री, एवब 40 नहीं बच्चा, 40 से एवब तो एंजाइम ही डीनेचर करने लगते हैं, एंजाइम डीनेचर हो जाएगा, खराब हो जाएंगे, इसलिए आंसर क्या होगा बच्चा 30 to 40। क्या आपको समझ में आ गया? फटाफट बताइए तो, क्या आप सॉल्व कर लोगे सारे क्वेश्चंस? Yes, sir. बोलो। Yes, बने sir. तो बहुत ध्यान से बच्चा, नहीं होगा तो एक बार ना लेक्चर को आप जरूर रिपीट कर लेना, लेक्चर को आप जरूर रिपीट कर लेना, मैंने सारा चीज रिलेट कर दिया है, टाइम कम है ना तो क्या करें। हाँ बोलो, अब डाउट है बोलो फटाफट। सर C4 में 30 से 40 और सर C3 में कितना सर? नहीं C3 में बच्चा 20 से 25, टेम्परेचर कम रखो, हाई टेम्परेचर पे तो वो ऑक्सीजन से बाइंड कर जाएगा, फोटो रिस्पिरेशन करेगा, और C4 ना 30 to 40, क्योंकि 40 के एबव तो क्या होने लगता है बोलो, एंजाइम ही डीनेचर होने लगते हैं, तब तो वे हमेशा के लिए खराब हो जाएंगे। डन कर लोगे सभी लोग? Yes, sir. हो जाएगा। सर मेरा एक और डाउट है सर, हाँ आपने बोलो। पिछली क्लास में भी नहीं बताया था। ठीक है, सर, मैं अब मैं एक अनाउंस कर देता हूँ। बाकी बच्चा अब हमारे पास टाइम कम है, दूसरा चैप्टर भी तो स्टार्ट करना है ना, तो हम बच्चा एक टॉपिक और बची है, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा बच्चा, कल आराम से वो पार्ट को कर, आराम से उस पार्ट को कर लेना, उससे बच्चा ग्राफिकल देख, ग्राफ होते हैं ना तो क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट बन जाते हैं, देखिए ग्राफ वगैरह आ जाएगा, ये ग्राफ आ जाएंगे तो थोड़ा टेंशन हो सकता है, हाँ CO2 वाला थोड़ा टेंशन दे सकता है, तो मैंने बहुत अच्छे से बनाए, लिंक आज ही शेयर कर दूंगा, इसे कर लेना तो हो जाएगा बच्चा फोटोसिंथेसिस के लगभग क्वेश्चन सॉल्व। और स्टार्टिंग में साइंटिस्ट वाइंटिस्ट वाला है, अगर तुम्हारा मूड हुआ एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना, तो लेक्चर देखिए हो जाएगा। अब हम फोटोसिंथेसिस में टाइम नहीं दे सकते बच्चा, 4 लेक्चर हो, क्योंकि हमें रिस्पिरेशन भी करना है, ट्रांसपोर्ट भी करना है, प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट भी तो करना है ना, तो कर लोगे बोलो? Yes, sir. कर लेंगे। कर लेना ना, तो फिर मैं खुद से कराऊंगा तो तुम्हारा ही तो टाइम वेस्ट होगा ना। हाँ अब बोलो फटाफट बोलो। सर हमने केल्विन साइकिल में मतलब CO2 के साथ H2 क्यों ज्वाइन करा है, बस यही है। अच्छा एक मिनट फिर से बोलना, फिर से आराम से बोलना। हमने केल्विन साइकिल में सर कार्बोक्सिलेशन करा है CO2, तो सर हमने उसके साथ H2O क्यों जोड़ा है? हाँ चलो बता देते। देखो हमेशा जब भी ये स्टोमाटा है, स्टोमाटा से CO2 अंदर है, CO2 बच्चा जब स्टोमा में जाएगा ना तो वाटर से बाइंड करेगा, और वाटर से जब बाइंड करेगा तो बनेगा बच्चा H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ठीक। अब H2CO3 टूटेगा H+ और HCO3 माइनस, तो एक्चुअली में रुबिस्को जो है बच्चा वो RUBP से कभी भी CO2 को नहीं बाइंड कराता, वो एक्चुअली में RUBP बच्चा HCO3 माइनस से बाइंड कराता, ये HCO3 माइनस से बाइंड कराता, CO2 तो बेटा गैस है और स्टोमा में पानी है, तो पानी से घुल जाएगा, रिएक्ट करेगा, H2CO3 बनेगा, तो हमेशा बच्चा जो CO2 है वो HCO3 माइनस के फॉर्म में बाइंड होता है। इसलिए अभी आप एनसीईआरटी में देखना, मैं दिखा रहा हूं एनसीईआरटी में एक चीज दिखा रहा हूं, इसलिए आपको देखो C4 प्लांट दिया ना एनसीईआरटी ने फिगर बना करके, देखो तो यहाँ पास भी एनसीईआरटी ने बच्चा HCO3 माइनस लिखा है, देखो तो मैंने बोला K+ CO2, लेकिन जब भी CO2 आता है देखो लिखा ना एटमॉस्फेरिक CO2, नीचे में आया वाटर से बाइंड किया होगा, H2CO3 बना, फिर HCO3 माइनस को फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट पकड़ेगा, तो जब भी आता है तो वाटर से रिएक्ट जरूर करता है, इसलिए एनसीईआरटी ने वाटर भी ऐड किया। क्या समझ में आ गए? फटाफट बोलो। यस सर आ गया, थैंक यू देखो सर। तो हर चीज का लॉजिक है, लेकिन मैं कहना ये है कि टाइम कम है, पढ़ना बहुत ज्यादा है, इसलिए कभी कभी थोड़ा सा उड़ाना पड़ता है ना। तो चलिए आप लोग कर दीजिएगा, आज ही मैं शेयर कर देता हूँ, अगले दिन हम लोग रिस्पिरेशन स्टार्ट करेंगे।
चलो लेट भी हो गया। ठीक है बच्चे लोग, अगर जरूरत पड़ा तो बच्चा रिवाइज कर लीजिएगा लेक्चर। ठीक है, बाय बाय। ओके सर, थैंक यू सर। ओके।